Hello guys and welcome everyone to my YouTube channel. This is Pulkit Johar and this is my first ever video and इसके अंदर guys मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे IELTS एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड किस तरह से मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया एंड आई नीड टू गो थ्रू एवरी स्टेप जो मैंने अपने IELTS एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस के लिए लिया एंड किस तरह से मेरा एग्ज़ाम गया. तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. So let me introduce myself. My name is Pulkit Johar and I am 22 years old. तो गाइज मेरा आइल्स का एग्ज़ाम था 13 सितंबर को. मेरा LRW का एग्ज़ाम था एंड देन 14 सितंबर को मेरा स्पीकिंग का टेस्ट था एंड मैंने प्रिपरेशंस को स्टार्ट की थी फ्रॉम 25 ऑफ अगस्त. तो आप देख सकते हैं कुछ 15 या हार्डली 20 दिन पहले ही मैंने अपने प्रिपरेशंस को स्टार्ट किया एंड प्रिपरेशंस के लिए गाइज सभी डबल माइंडेड रहते हैं कि मैं कोचिंग लूँ या मैं कोचिंग ना लूँ. तो सबके मन में कन्फ्यूजन रहेगा ही रहेगा कि यार मेरे को कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ. तो गाइज मैं अपना कॉन्फिडेंट था अपनी इंग्लिश के ऊपर कि येस मैं इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोल भी सकता हूँ, मैं कॉन्फिडेंटली इंग्लिश को लिख भी सकता हूँ. तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं किसी भी तरह की कोचिंग नहीं लूँगा एंड मैंने जस्ट एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया था जिसके अंदर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दी जाती हैं टू सॉल्व दी आइल्स एग्ज़ाम. तो आई थिंक ये सबके लिए नेसेसरी है यार. सबको ये कोर्स आई थिंक ये कोर्स ऑप्ट करना चाहिए जहाँ पर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाई जा रही हैं, बिकॉज टिप्स एंड ट्रिक्स आपको काफ़ी काम आएंगे यार आपके आइल्स एग्ज़ाम के अंदर कि हाउ टू यूटिलाइज़ योर टाइम, किस तरह से आप अपना टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हो एंड यू कैन हैव एन एज ओवर दी अदर स्टूडेंट्स जिनके पास ये टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होंगे. तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहा मेरे पेपर के अंदर भी एंड मुझे बहुत हेल्प हुआ इन टिप्स एंड ट्रिक्स का. एंड ऑल्सो मैंने एक बुक को भी रेफ़र किया था. उस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगा, तो यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर. तो यस उस बुक ने भी काफ़ी मेरा साथ दिया यार. काफ़ी अच्छी प्रिपरेशंस उस बुक के थ्रू भी हो गई थी. तो यस अगर आप एक बुक को पकड़ के भी चलेंगे, अगर आपको लगता है कि आप एक मीडियोकर हैं, आपका इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर एक मिड लेवल का होल्ड है, तो आई डोंट थिंक आपको कोचिंग की इतनी ज़रूरत होगी. तो आप इजीली अपना IELTS एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं विद अ गुड नंबर ऑफ बैंड्स. इट्स जस्ट दैट कि आपको अपनी वोकैबुलरी पर काफ़ी अच्छा वर्क करना पड़ेगा. जितने भी दिन आपके पास आपके पेपर से पहले हैं, एग्ज़ाम से पहले, तो आई जस्ट सजेस्ट यू कि आप अपनी वोकैबुलरी पर जितना वर्क कर सकते हो गाइस करो. मैं वोकैबुलरी पर उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाया था एंड तो इससे हल्की सी प्रॉब्लम मुझे ज़रूर हुई. रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स एक दो जगह पर मेरे एक्स्ट्रा यूज़ हुए जो नहीं होने चाहिए थे. तो अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप वो रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स को कम कर सकते हैं एंड ऑलमोस्ट ज़ीरो भी कर सकते हैं. तो एक वर्ड अगर कोई है जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आप उसके सिनोनिम्स ढूंढिए, उसको कैसे सेंटेंसेस के अंदर फिट करना है आप ये सीखिए. तो ये वोकैबुलरी इज़ द बेस्ट पार्ट जो आपको आइल्स एग्ज़ाम के अंदर आपके राइटिंग एंड स्पीकिंग सेक्शन जो एक दो मेन सेक्शन हमारे रहते हैं उसके अंदर आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं. तो इस तरह से मैंने अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया, कोचिंग ली, ऑनलाइन एक कोर्स लिया जिसके अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स का मुझे बहुत अच्छा यूज़ हुआ. बुक को फॉलो किया, एंड डे तक मैंने उस बुक को फॉलो किया. डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, आप चेक कर सकते हो. और उस बुक को काफ़ी अच्छी वो बुक रही मेरी प्रिपरेशंस के लिए. देन आया 13 सितंबर का दिन जहाँ पर मेरा LRW का एग्ज़ाम था. तो 9 o'clock मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट था, 7:30 मेरा रिपोर्टिंग टाइम था. तो 7:10 तक मैं वेन्यू पर पहुँच गया था. तो ऑलरेडी ऑब्वियसली कोविड-19 की भी सिचुएशन चल रही है तो प्रॉपर मेजर्स वो लोग भी ले रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के. एंड 7:30 होते ही उन्होंने हमें वेटिंग एरिया के अंदर शिफ्ट किया जहाँ पर हमारे बिलोंगिंग्स हमें सबमिट करनी थी. तो ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से आपको एक ईमेल आता है जहाँ पर लिखा होता है कि आप अपने वॉलेट्स, मोबाइल फ़ोन्स, रिस्ट वॉचेस ये सब नहीं लेकर आ सकते. तो आप लेकर भी आ सकते हैं, वो बिलोंगिंग्स आपकी सबमिट हो जाती हैं सेंटर के ऊपर ही. तो जब आप सेंटर पर आते हैं एंड जब तक आपके पास थोड़ा टाइम होता है तब तक आप अपना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं. आप अपने नोट्स देख सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो काफ़ी मेरे आसपास लोग कर रहे थे जिनका एग्ज़ाम था. मैं अपना डिवाइस नहीं लेकर गया था, मैं अपना मोबाइल फ़ोन नहीं लेकर गया था बिकॉज़ वहाँ पर मेंशन था कि आप नहीं लेकर आ सकते. बट ऑलमोस्ट सब लेकर आए थे एंड उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन्स को सबमिट कर दिया था. तो उस वेटिंग एरिया के बाद हमने अपने बिलोंगिंग सबमिट किए. देन वी वेंट फॉर द पासपोर्ट वेरिफिकेशन. तो एक चीज़ ज़रूर याद रखना, आप अपने पासपोर्ट की आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेकर जाएँ एंड उसके साथ 2 कलर्ड फ़ोटो कॉपीज़ अपने पासपोर्ट की भी लेकर जाएँ जो आपको वहाँ पर काम आएंगी. तो हमारी पासपोर्ट वेरिफिकेशन हुई एंड देन उसके बाद हमें मेन हॉल पर शिफ्ट कर दिया था जहाँ पर हमारा एग्ज़ाम शुरू होना था.
तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा लिसनिंग का रहा। लिसनिंग के अंदर मैंने बस एक सिली मिस्टेक कर दी थी। लिसनिंग पार्ट के अंदर आपको लिसनिंग सेक्शन शुरू होने से पहले आपको कुछ 1 मिनट का टाइम दिया जाता है कि आप अपने सभी क्वेश्चंस को गो थ्रू एक बार कर लें। तो लास्ट सेक्शन के अंदर था मेरे क्वेश्चन से फ्रॉम आई गेस 31 to 40 क्वेश्चन थे, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 40। तो उसके अंदर जो फ्रंट पेज के अंदर सभी क्वेश्चन थे मैंने सबको गो थ्रू कर लिया था, एंड दे वर फ्रॉम 31 to 36। एंड ये नंबर का मैंने ध्यान नहीं दिया, एंड नेक्स्ट पेज के ऊपर 37 to 40 भी क्वेश्चंस थे जो मैंने नहीं ध्यान दिया, जिनको मैंने नहीं पढ़ा था उस टाइम के अंदर। तो जैसे ही लिसनिंग का पार्ट चल रहा था मैंने 31 से 36 आंसर दिए, एंड मैं रिलैक्स हो गया कि चलो अब तो हो गया। बट ऐसा नहीं था, वो ऑडियो चले जा रही थी, मैंने सोचा था ये ऑडियो अभी तक क्यों चल रही है। देन मैंने पेज टर्न ओवर किया एंड देखा कि ओ भाई वहाँ पर 3 क्वेश्चंस अभी और हैं। तो जब तक मैंने ये रियलाइज़ किया तब तक 2 क्वेश्चंस के आंसर्स उस ऑडियो पार्ट में से निकल चुके थे। थर्ड क्वेश्चन का आंसर उस ऑडियो पार्ट में अभी जस्ट चल ही रहा था, तो फटाफट से मैंने वो ध्यान से सुना एंड मैंने उसको लिख दिया। तो लिसनिंग पार्ट के अंदर मेरी ये एक मिस्टेक हो गई थी, एक सिली मिस्टेक कह सकते हैं हो गई थी। देन आई रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन के अंदर कई टिप्स एंड ट्रिक्स का मुझे बहुत सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे रीडिंग सेक्शन के अंदर हुआ है, बिकॉज मेरे ही सामने काफ़ी बच्चों के रीडिंग सेक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुए थे, बिकॉज जब इन्विजिलेटर ने बोल दिया था टू स्टॉप राइटिंग तभी बच्चे लिख रहे थे एंड उनके सेक्शंस भी कुछ मिस हुए थे। तो यस, मेरे को उस टिप्स एंड ट्रिक्स का बहुत अच्छा यूज़ हुआ रीडिंग सेक्शन के अंदर। मेरा रीडिंग सेक्शन बहुत ही सुपर गया है, एंड वहाँ पर आई थिंक मेरे पास 7 मिनट्स आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द क्वेश्चंस इंक्लूडिंग रिवीजन, मैंने रिवीजन भी कर लिया था कि हाँ मैंने सभी आंसर्स दे दिए हैं, सभी ठीक से दिए हैं। तो इंक्लूडिंग दैट ऑल्सो मेरे 7 मिनट्स बच गए थे रीडिंग सेक्शन के अंदर। एंड देन रीडिंग के बाद हमारे पास आता है हमारा राइटिंग का सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन के अंदर मेन पार्ट है, हमें सबको पता है, जिसके अंदर काफ़ी चांसेस होते हैं कि जोक कर जाते हैं। तो राइटिंग पार्ट के अंदर मेरा सबसे पहला बारग्राफ था, जो था 4 यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर कि 4 यूरोपियन कंट्रीज़ किस तरह से अपना वेस्ट मैनेज करती हैं। तो इस तरह से बारग्राफ दिया हुआ था। 120 की वर्ड लिमिट थी, जिसके अंदर मेरे कुछ 137 वर्ड्स बन गए थे, तो ये काफ़ी अच्छे से हो गया था। फिर राइटिंग के अंदर मेरा फेवरेट टॉपिक एक आ गया था क्रिकेट के ऊपर, कि आपको क्या लगता है टीम्स जिनके पास स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फिटेस्ट इंडिविजुअल्स होते हैं उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं सक्सेस मिलने के, या टीम्स जिनके प्लेयर्स के अंदर जो मेंटली ज़्यादा फिट होते हैं उनके पास चांस होता है मैचेस को जीतने का। तो आप एग्री करते हो इस पर या डिसएग्री करते हो, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करो। तो ऐसे करके ये मेरा क्वेश्चन था। एंड बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, बीइंग अ क्रिकेट प्लेयर, तो यार क्रिकेट के ऊपर तो जितना लिखो उतना कम है, तो मैं लिखना शुरू हुआ। एंड गाइस ये काफ़ी अच्छा पॉइंट भी है, लेकिन ये डिसएडवांटेज भी है। 250 की वर्ड लिमिट थी एंड मेरे कुछ वर्ड्स बन गए थे अराउंड 330 340 कुछ इतने वर्ड्स बन गए थे। मेरे को एग्जैक्ट लिमिट याद नहीं आ रही कि मतलब मैंने कितनी क्रॉस की, बट येस 300 से ऊपर मेरे 320 से ऊपर मेरे वर्ड्स इजीली बन गए थे। एंड मुझे एक एक्स्ट्रा आंसर शीट भी लेनी पड़ी थी। तो गाइस कभी भी ये मत करना, एक्स्ट्रा आंसर शीट कभी भी डिमांड मत करना यार, चाहे जितना भी आपको आता है, बिकॉज जितना पार्ट आपको आंसर शीट के अंदर दिया होता है उसके अंदर आप 300 वर्ड्स इजीली लिख सकते हैं एंड आप अपना ऐसे उसी के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। तो यस, कभी भी एक्स्ट्रा आंसर शीट के लिए डिमांड मत करना, ट्राई करना जितना कंसाइज आप मैटर लिखोगे उतना ही आपके ऐसे को वैल्यू दी जाएगी। ज़्यादा लंबा ऐसे लिखने से आप कोई हीरो नहीं बन जाओगे यार, जितना कंसाइज आप लिखोगे उतनी वैल्यू आपके ऐसे को ज़्यादा मिलेगी। एंड यस, वोकैबुलरी अच्छी यूज़ करो, रिपीट मत करो वर्ड्स को। कोई एक वर्ड जैसे कुछ भी एक वर्ड ले लो यार, बस उसको रिपीट इतना ज़्यादा मत करो। जहाँ पर आपको दिख रहा है कि यार आप रिपीटिशन यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर आपको मालूम हो जाना चाहिए कि यस यहाँ पर इसका मेरे को कोई सिनोनिम यूज़ करना चाहिए यार, नेक्स्ट टाइम मुझे रिपीटिशन नहीं करनी है, बहुत बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। तो इस तरह से मेरा LRW का टेस्ट भी हो गया था एंड आई गेस काफ़ी अच्छा एक टेस्ट गया था मेरा। बस 1-2 जगह पर प्रॉब्लम्स आई मेरे लिए, बट आई थिंक काफ़ी अच्छा एक सेटिस्फाइंग मेरा LRW का राउंड रहा। देन द नेक्स्ट डे 14 सितंबर को था मेरा स्पीकिंग का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा रहा। 11:20 मेरा स्पीकिंग का स्टार्ट टाइम था
एंड सभी वेरिफिकेशन होती हैं, मतलब आपकी बिलोंगिंग सबमिट करते हो, देन आप वेटिंग एरिया में जाते हैं, देन आपके पासपोर्ट की वेरिफिकेशन होती है, एंड देन उसके बाद आपको शिफ्ट करते हैं मेन स्पीकिंग हॉल के अंदर, जहाँ पर आपके इन्विजिलेटर या जहाँ पर आपके एग्जामिनर या एग्जामिनर होते हैं। तो ये वहाँ पर मैं गया एंड स्पीकिंग के लिए यार सब नर्वस रहते हैं गाइज, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं भी बहुत नर्वस था यार। बट सीरियसली बताऊँ, नर्वस होने की बिल्कुल भी कुछ ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको वो कोई फिज़िक्स का क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, कोई आपके वो पढ़ाई का रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। आप नॉर्मल आपकी एक इंग्लिश में आपको उससे बात करनी है, इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं सच बता रहा हूँ, नर्वस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आई नो नर्वस होना एक नेचुरल रिएक्शन है किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी इंटरव्यू के लिए, लेकिन आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हो यार। आइल्स के स्पीकिंग के लिए किसी को इतनी सी भी यार, मतलब छोटी सी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके इंग्लिश के ऊपर फ्लुएंसी है, एक प्रॉपर आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हो, आपका वोकैबुलरी इंग्लिश के अंदर अच्छी है, आपका होल्ड इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर अच्छा है, तो आप इजीली स्पीकिंग का टेस्ट भी दे सकते हो। तो इस मेरा स्पीकिंग का टेस्ट शुरू हुआ। 4 पार्ट्स होते हैं स्पीकिंग के टेस्ट के अंदर भी। फर्स्ट पार्ट में मेरे से पूछा गया कि आप रनिंग एक्टिविटीज़ किस तरह से करते हो, मतलब आप रनिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट लेते हो, कितनी रनिंग एक्टिविटीज़ आज तक आपने की हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपने कुछ लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस नहीं भी किया हुआ जो वो आपसे पूछ रहे हैं, तो आप एक झूठी स्टोरी मेकअप ईजिली कर सकते हो, क्योंकि वो वहाँ पर आपकी ऑनेस्टी को जज करने नहीं बैठे, वो आपकी इंग्लिश को जज करने बैठे हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि मैंने किसी मैराथन के अंदर पार्टिसिपेट किया, तो मैंने आज तक किसी मैराथन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था, ना ही मैं किसी मैराथन का रनर अप था। बट मैंने वहाँ पर स्टोरी मेकअप कर दी कि येस मैंने मैराथन के अंदर पार्टिसिपेट किया है एंड मैं उसके अंदर रनर अप था। तो येस दिस इज़ हाउ इट गोज़ गाइज़। आपको वहाँ पर सिर्फ अपनी इंग्लिश डिस्प्ले करनी है, आपकी ऑनेस्टी आपको नहीं डिस्प्ले करनी। तो अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये मैं करता नहीं हूँ, बट आप उसका आंसर मेकअप कर दो, एक स्टोरी मेकअप कर दो, उनको सुना दो। तो यस फर्स्ट पार्ट के अंदर मेरा रनिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड था। सेकंड पार्ट के अंदर मेरा इंक्लूडेड था स्वीट डिशेस एंड केक्स के ऊपर, कितने मतलब केक्स आप खाना पसंद करते हो, स्वीट डिश खाना पसंद करते हो, मील से पहले खाना पसंद करते हो या मील के बाद खाना पसंद करते हो। यहाँ पर भी एक पॉइंट आपको मैं बताना चाहूँगा कि स्पीकिंग के अंदर कभी भी अपने एग्जामिनर को मौका मत देना वाय बोलने का। आप उससे पहले ही अपने आंसर्स को प्रिपेयर करके रखो। लाइक अगर आपसे कुछ पूछा गया है, अगर आप उसका आंसर दे रहे हो कि येस आई लव टू ईट माई स्वीट डिशेस बिफोर माई मेन कोर्स, तो वहाँ पर आप रेडी रखो कि क्यों। आप उसको एक वैलिड रीज़न दो। आप सिर्फ येस या नो बोल के उस आंसर को मत छोड़ो। येस या नो के साथ एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दो, ताकि आपके एग्जामिनर को वाई बोलने का मौका मिले ही ना। तो येस ये भी एक पॉइंट है कि नेवर गिव योर एग्जामिनर अ चांस टू से वाई, टू आस्क यू वाई। तो ये वाई क्वेश्चन बिल्कुल भी एग्जामिनर को मौका मत देना पूछने का। देन मेरा आया क्यू कार्ड। क्यू कार्ड मेरा था कि क्या आपने कब अपनी लाइफ के ऊपर एक गोल सेट किया था एंड आपने क्या बेस्ट किया उसको अचीव करने का, कब वो गोल सेट किया था आपने अपनी लाइफ में और क्या उसको अचीव कर पाया या नहीं। तो ये सब पार्ट्स में डिवाइड होके मेरा क्यू कार्ड क्वेश्चन था। एंड ये 1-2 मिनट के लिए आपको बोलना होता है, बट इन्विजिलेटर ने मुझे कुछ अराउंड 1 मिनट ही स्टॉप करने को बोल दिया था। तो कभी भी आप खुद मत रुको क्यू कार्ड के अंदर, आप बोलते रहो, लगातार बोलते रहो अनटिल अनलेस आपका एग्जामिनर आपको स्टॉप करने को ना बोले। तो यस मैं बोल रहा था एंड इन बिटवीन मेरे एग्जामिनर ने ही मुझे स्टॉप करने को बोला। एंड देन फोर्थ पार्ट होता है हमारे स्पीकिंग टेस्ट का, क्यू कार्ड से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो आपका क्यू कार्ड का क्वेश्चन होता है उसी के रिगार्डिंग थोड़ा उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यस यार इस तरह से स्पीकिंग का टेस्ट भी मेरा इजीली हो गया, मेरे को किसी भी तरह का कोई प्रेशर फील नहीं हुआ। इनफैक्ट जब आप उस रूम के अंदर होते हो ना एंड जब आप उस रूम से बाहर आते हो, आपको वो एक डिफरेंट ही दिखाई देता है। आपको ऐसा लगता है कि यार वो तो कुछ वो फील ही नहीं होता कि मैं अंदर था। वो विदिन मतलब लाइक बहुत आराम से वो आपका टाइम निकल जाता है। कुछ नर्वस होने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि यार आपको सिर्फ वहाँ पर इंग्लिश बोलनी है, जो आप या तो कोचिंग में सीख चुके हो या फिर आप इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे। So yes guys, this was my whole experience of my IELTS exam September 2020। तो I hope आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो मेरे एक्सपीरियंस से। एंड तो गाइज बस अपने पेपर से पहले इन दी एंड मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगा कि अपने पेपर से पहले टेक आउट 10 to 15 days वेयर यू प्रैक्टिस इंग्लिश कॉन्टीन्यूसली। बिल्कुल भी आउट ऑफ प्रैक्टिस मत जाओ इंग्लिश से।
पेपर से 10-15 दिन पहले जस्ट इंग्लिश की लगातार प्रैक्टिस करते रहो। एक बुक पकड़ लो, कोई भी एक बुक पकड़ लो। अगर आपको वो बुक यूज़ करनी है जो मैंने यूज़ करी थी, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, मैंने आप उसको चेक कर सकते हो फिर से। तो उस बुक को मैंने पकड़ा एंड उसको ही मैं पढ़ता गया, उसी के अंदर से मैं नॉलेज लेता गया। तो यस, दिस वॉज हाउ माई आइल्स एग्ज़ाम 2020 वॉज डन। तो thank you so much guys, I hope this video is useful to you. Make sure to like the video, and if you have not subscribed to the channel, make sure you hit that subscribe button as well. So until next time, I'll see you guys on the other side of my channel. Till then, take care and bye bye.